हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं, हमारे जो नए टॉपिक्स होंगे वो होंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। जो टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंसेस में क्या वेरिएशन रहेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, सुपर कंडक्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर एंड यूनिट्स। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, उन दोनों की जो यूनिट्स होगी, जिसको हम KWH भी बोलते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आज का लेक्चर चलेगा, टाइम रहा, तो हम आज कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अपना आज का जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा, वो सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड्स के लिए जरूरी है। वो होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, limitations of Ohm's law and electrical energy and power। सुपर कंडक्टिविटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है। ये कुछ बोर्ड्स में सिलेबस में है, कुछ बोर्ड्स में ये सिलेबस में नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे भी आपका सिलेबस रहे उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। और हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, ये चल रही है बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिवीजन की, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्साइज हमारी एक्सप्लेनेशन रहेगी। और इसमें आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए कंप्लीट भरपूर फायदा मिलेगा। आप लगातार इसको बने रहें और डटे रहें एग्जाम के लिए। आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर बिल्कुल जीरो से अगर आपको समझना है, आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से समझना है और आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाना है, तो आप इस लेक्चर सीरीज में बने रह सकते हैं। आपके लिए ये लेक्चर सीरीज बनी हुई है। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, सुपर कंडक्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर एंड देयर यूनिट्स। तो इनके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। अब देखो, यहां पर हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ये एक इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है, सबसे पहला अपना। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था, वहां पर हमने डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर्स स्टडी किया था। क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस जो था, उसका फॉर्मूला ये आ रहा था ML अपॉन N E स्क्वायर A टाउ। ये अपना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, जो सबसे बेसिक जो टर्म होती है, जो टर्म किसी दूसरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती, वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है, वो अपने पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था। अगर हम यहां पर कंडक्टिविटी की बात, रेजिस्टिविटी की बात करें, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास MN E² टाउ। और आप यहां पर इसकी रेजिस्टिविटी की जो रेसिप्रोकल यूनिट होती है, वो होता है कंडक्टिविटी, जिसको आप NE² टाउ अपॉन M। अगर आपने एक बार रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर लिया, आपने इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया, तो आपको कंडक्टिविटी का डिस्कशन या कंडक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल है। तो इतना तो आपको पता है। अब हम यहां पर बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपके सामने रेजिस्टर है, ये लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और ये एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस में ये खास बात है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? उसकी रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में जितनी टर्म्स है, इन पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। इनके अलावा लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। ये दो चीज रेजिस्टेंस में एक्स्ट्रा है, ये आपको समझ में आना, और इनको हमने कल डिस्कशन कर लिया था। तो बाकी जो रिमेनिंग जो टर्म बचा है, वो क्या बच गया आपके सामने? ये तो रो L अपॉन ए, ऐसे भी आप इसको कह सकते हो। तो यहां पर आपको ये देखना है, अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर है और कोई एक मटेरियल है, तो वहां पर रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा और उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों कंबाइन करने पर आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ ये रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा कि अगर हमने मटेरियल ही चेंज कर दिया, अगर हमने वहां पर टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो क्या होगा?
तो वहां पर हमारे पास ये और उसके बेसिक टर्म्स जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस रेजिस्टिविटी के अंदर एक यहां पर n है जिसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हो, फिर आपके पास यहां पर एक टाउ है जिसको आप रिलैक्सेशन टाइम बोलते हो। ये दोनों ही टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर पे कौन डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है। और रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है तो इनडायरेक्टली कौन डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जिस तरीके से जिस रिलेशन के साथ रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी उसके जस्ट रेसिप्रोकल रिलेशन या इनवर्स रिलेशन के साथ कौन डिपेंड कर रहा है? आपके पास यहां पर कंडक्टिविटी भी वहां पर चेंज होगी, इफेक्ट करेगा कंडक्टिविटी को भी। तो हम यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करेंगे किसके ऊपर? इन सब्सटेंसेस के ऊपर। जो आपका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसको हमें यहां पर दो तरीके से स्टडी करना है। पहला, हम इसको स्टडी करेंगे न्यूमेरिकली या आप कह सकते हो क्वांटिटेटिवली। तो आपको पता है अगर हमारे पास हम दो कंडीशन ले रहे हैं, पहली कंडीशन है हम एक टेम्परेचर लेते हैं T0 जो इनिशियल टेम्परेचर है, दूसरा टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं T1 या T2 भी, T भी मान सकते हो आप। ठीक है, पहला हमारा इनिशियल टेम्परेचर T0 एंड सेकंड जो है वो T हो गया। तो दो अलग अलग टेम्परेचर ले लिया हमने। फिर हमारे पास जो T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है उसको हमने RT लिखा है, तो दैट T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। इस रिलेशन के साथ हम किसी भी रेजिस्टेंस को या किसी भी रेजिस्टर का T टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर जो डेल्टा T है इसकी भी हम वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा T की भी R0 1 प्लस एल्फा T माइनस T0 इंटू RT। अब यहां पर आपको इसके जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ रही है हमारे सामने इनके बारे में पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप ये देख रहे हो T0 क्या है? T0 है इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर T क्या है? ये आपके पास फाइनल टेम्परेचर, जो बाद वाला टेम्परेचर है या हायर टेम्परेचर जिसको आप बोल रहे हो वो गया। और फिर आपके पास अल्फा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्या है? ये होगा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देन R0, आप ये कह सकते हो रेजिस्टेंस एट T0 टेम्परेचर, और RT क्या है? रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर। ये चीजें आपने यहां पर देखी है और ये चीजें आपने सब कुछ, ये जो इंफॉर्मेशन है इनकी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां पर और कुछ भी नहीं है इसके लिए। अब अगर आपको यहां पर एक जो चीज कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना होता है, वो होता है इस अल्फा का। ये जो अल्फा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अल्फा को अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। अल्फा को हम आगे अगर कैलकुलेट करें तो ये फॉर्मूला आप देखना, इसको हम आगे कैलकुलेट करने वाले हैं अल्फा के लिए। ठीक है, तो ये देखो आप यहां पर, ये आपके पास अल्फा हो गया। तो इस अल्फा के लिए देखना, देखो RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा T माइनस T0। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं यहां पे, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा T माइनस T0। ये आपके पास वैल्यूज आ गई इसकी। ये सेम ही लिखा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं किया हमने? यस, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर ये आपका T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, आपको फाइंड आउट करना है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपको इस R0 को इधर ले आओ। तो RT अपॉन R0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा T माइनस T0। ठीक है, इस 1 को भी अब इनके साथ रख दो। तो देखो अल्फा T माइनस T0 इज इक्वल्स टू RT अपॉन R0 माइनस
1, ये हो गया। अब आप यहां पर अल्फा चाहिए ना आपको, अल्फा तो इधर रख दिया, और इस तरफ देखो पहले थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आपको पता चलेगा आर नोट एलसीएम आ गया, और इधर बचेगा आर टी माइनस आर नोट, और ये जो टी माइनस टी नोट है ना, ये इसके नीचे ले आओ, टी माइनस टी नोट। इस तरीके से आपने इस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, अल्फा को फाइंड आउट कर लिया है। जब आपने इस अल्फा को फाइंड आउट किया है तो आपको पता है इसको अब आप डिफाइन भी कर सकते हो। इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे डिफाइन अल्फा को? देखो, इस अल्फा को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी यहां पे टर्म्स है ना, इनको सबको आप यूनिट कर दो या 1 कर दो, तो आपके सामने आ जाएगा इफ आर नोट इज इक्वल्स टू 1 ओम टी माइनस टी नॉट, जैसे कि आप क्या कह सकते हो इसको, डेल्टा टी जो ले रहे थे वो क्या है 1 डिग्री सेल्सियस भी आप ले सकते हो, और आप यहां पर 1 केल्विन भी ले सकते हो, क्योंकि जब डिफरेंस का मैटर आता है ना तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये दोनों ही सेम होता है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जब आप यहां पर डिफरेंस का मामला आता है या सब्ट्रैक्शन का वैल्यू आती है ना तब, ठीक है, तब आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो अल्फा इज ए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम रेजिस्टर विद 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। कि अगर आप किसी भी टेम्परेचर को आपने कितना चेंज किया 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है ना, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम रेजिस्टेंस है, उसके अंदर जितना चेंज होगा रेजिस्टेंस के अंदर वो ही आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर रहेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं इसको एक बार आपको लिख के भी बता देता हूं। देखो इस तरीके से लिखेंगे इसको कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम रेजिस्टर विद 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। कि आपके पास कोई भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें कितना चेंज होगा, कब, जब आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया है, वो जो रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज है वही आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा। अब हमारे पास इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका यूजेस क्या है ये आपको देखना है। यूजेस ऑफ अल्फा, यहां पर यूजेस ऑफ अल्फा में सबसे इंपॉर्टेंट यूज आता है फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स। मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर, जैसे आपने देखा होगा स्टैंडर्ड रेजिस्टर जो आप लैब में जब आप प्रैक्टिकल करते हो, जब आप काम करते हो लैब में आपको 3 टाइप के वायर दिखाई दिए होंगे। एक तो जो कंडक्टिंग वायर होते हैं कॉपर के, वो होते हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं करना, उनका बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे जो कंडक्टिंग वायर है वो ऐसे सब्सटेंसेस के होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। सबसे कम जिनकी रेजिस्टिविटी होती है ना, उनको यूज करते हैं हम फॉर कनेक्टिंग वायर्स, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। अब सिल्वर तो महंगा आता है इसलिए सिल्वर के नहीं होते, ज्यादातर कॉपर एंड एल्यूमिनियम के होते हैं। आयरन के भी हो सकते हैं क्या? यस, आयरन के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, आयरन बहुत हेवी होता है, भारी होता है, इसलिए आयरन को हम ज्यादातर कनेक्टिंग वायर्स के अंदर यूज नहीं करते। हम ओवरहेड लाइंस जो होती है उनके लिए हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, जो बड़े लेवल पे जहां पे काम आता है, पावर हाउसेस वगैरह के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, हमारे घरों में बिजली आती है बाहर से आती है वहां तक के लिए। लेकिन घरों के अंदर थोड़ा सा प्रीशियस हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, वेस्टेज नहीं होता, कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता, तो हम यहाँ पर हम कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वो होता है सिल्वर। सेकंड नंबर पे जो अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर। तो आप कहोगे अगर सिल्वर इतना अच्छा कंडक्टर है तो सब जगह सिल्वर ही क्यों नहीं लगा देते? सिल्वर बहुत महंगा आता है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं लगा देते, ठीक है। उसके बाद होता है कॉपर। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो उसको हम घरों में यूज करते हैं, जहां पे हमारा घर में केवल
जो वायरिंग है ना, वायरिंग के अंदर ज्यादा लॉस ना हो। एक बार खर्चा आए कोई बात नहीं, लेकिन डेली का अगर कॉपर की जगह हमने कोई जैसे कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन इनके वायर अगर लगा दिए, आयरन के लगा दिए, तो थोड़ी थोड़ी लाइट वो खुद वायर ही कंज्यूम करता रहेगा, क्योंकि उसका भी तो रेजिस्टेंस होगा ना, हीट के फॉर्म में रिलीज करता रहेगा। तो वो क्या होगा फिर वहां पर हमारा मीटर का खर्चा ज्यादा आएगा इसलिए। तो क्या फिर आप यहां पर कॉपर लगा दिया, तो क्या आप ओवरहेड लाइंस होती है वहां पर तो आप एल्यूमिनियम लगाते हो। वो एल्यूमिनियम इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ भी होती है ठीक ठाक, और वो थोड़ा लाइट वेट भी होता है। अगर उनकी जगह आप आयरन लगा दो या कोई और लगा दो, तो वो जो तार है वो कंटिन्यूअस, उनमें टूटने का, उनमें हमेशा झूलने का जो झंझट है, प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूअसली आती रहेगी बिना रुके। इसलिए इसका एक तो है क्या, कंडक्टिंग वायर तो हमेशा एकदम बिल्कुल प्योर कंडक्टर लेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना है ना, स्टैंडर्ड रेजिस्टर जो बनाना है, उनके लिए हम अल्फा को काम में लेंगे। क्या, अल्फा शुड बी वेरी लो। किन के लिए, जैसे आपने देखा कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है एंड नाइक्रोम है। कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन एंड नाइक्रोम, ये तीन ऐसे वायर हैं जिनका आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बना सकते हो, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है एंड अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरी लो होता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए ये वेरी लो होना चाहिए, और जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, वेरी हाई होनी चाहिए। वेरी हाई की जरूरत नहीं है, हाई से ही चल जाएगा, वेरी हाई होने पर तो फिर इंसुलेटर बन जाएंगे ये, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से सब्सटेंस है, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन एंड नाइक्रोम। अब यहां पे आप देख लेना, स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, बुक वगैरह मिल जाएगी, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। ये तो हो गया हमारा इसका न्यूमेरिकली, कि हमने यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट को भी डिफाइन कर दिया, और यहां पर भी आप देख सकते हो, जब हम यहां पर इस फॉर्मूले के साथ साथ एक किसी भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये बात यहां पर हो गई। लेकिन इसका फंडामेंटल रीजन क्या है, इसका जो बेसिक रीजन क्या है जहां से ये इफेक्ट आता है, ये रीजन है आपके इस फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर है रो इज इक्वल्स टू, आप यहां पर डिफाइन कर दो, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अगर हम आर देखें या सिग्मा देखें, सब कुछ इसी से डिफाइन हो जाएगा। अब आपकी जो एग्जाम है ना, वहां पर या तो रेजिस्टिविटी आएगी या आपके सामने कंडक्टिविटी आएगी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो अब कंडक्टिविटी का हो गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अब हमारे पास यहां पर तीन टाइप के सब्सटेंस है, जिसमें से पहला जो सब्सटेंस है वो है कंडक्टर। पहला सब्सटेंस है कंडक्टर, और आप बोल सकते हो इसको मेटेलिक कंडक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि हम यहां पर इस चैप्टर में केवल मेटेलिक कंडक्टर ही स्टडी कर रहे हैं। अब आप यहां पर देखो, सबसे जरूरी क्या है, जैसे ही कंडक्टर सब्सटेंस में या कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, इसी को आप वर्ड्स में लिख देना बाद में वहां पे, ठीक है, एग्जाम में। अगर वहां पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इस कंडक्टर के लेटिस पॉइंट्स जो होते हैं, जो वहां पर जो न्यूक्लियस आयंस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर, एनर्जी काफी ज्यादा होने से वो वाइब्रेट करने लगता है। उनके वाइब्रेशन करने से वहां पर नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जो कोलिजन है, कोलिजन एकदम बहुत हाई स्पीड से होने लग जाते हैं, और आपके पास जो टाउ की जो वैल्यू है ना, रिलैक्सेशन टाइम है, ये डिक्रीज हो जाता है काफी सिग्निफिकेंस के साथ, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है ये। और इसके बाद में क्या होगा, जो एन है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो कंडक्टर्स में पहले ही बहुत ज्यादा है, और आपने अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो वहां पर एन के अंदर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा। अगर चेंज होगा तो बहुत कम होगा, या फिर आप इसको समझ लो नेग्लिजिबल चेंज होगा, नो चेंज होगा। तो अब आप देखो, एन चेंज नहीं हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, तो फिर आगे क्या होना चाहिए,
आगे आपके सामने आ गया रो। रेजिस्टिविटी का क्या होगा, देखो फॉर्मूला के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो टाउ है ना ये डिक्रीज हो गया सिग्निफिकेंटली, एन में नो चेंज, तो ओवरऑल सिग्मा की इसकी रो की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इंक्रीज हो गया तो आप यहां के लिख दो इंप्लाइज दैट रो विल इंक्रीज, और आपकी जो रेजिस्टिविटी वो इंक्रीज हो गई। अब मैं बात करता हूं यहां पर सिग्मा की जो कंडक्टिविटी है उसकी बात करता हूं तो, और सिग्मा यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा इन केस ऑफ दिस कंडक्टर। हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है, हम जो ये इसका हो गया ना, अब इसको लिखना कैसे वो आप जानो। लिखना कैसे, आपको सिर्फ बना के लिखना है, व्हेन टेम्परेचर राइजेस number density of electron will not change significantly in case of conductor, but relaxation time decreases due to rise in number of collisions due to vibration in lattice points. Hence resistivity will increase and conductivity will decrease in case of conductor when we rise temperature. सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पर सेकेंड टाइप का जो अपना सब्सटेंस है इंसुलेटर्स, इनकी बारे में बात करूं तो इनके बारे में अगर हम बात करें ना, तो इनकी क्या होती है, सिग्मा जो होती है वो वेरी लो होती है, बहुत कम होती है, और जो रो होती है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये वेरी लो और ये बहुत हाई। तो यहां पे अगर थोड़ा बहुत चेंज हो भी जाएगा तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप कह दोगे कि यहां पर नियरली नो इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर इफेक्ट आ भी गया तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहां पर नो इफेक्ट को आप समझो कुछ भी नहीं होगा यहां पे। अगर यहां पे कुछ हुआ तो इतना होगा कि हम वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है। जो मेन जो पूछा जाता है एक और कंडक्टर के बाद में वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए देखो क्या है, सेमीकंडक्टर में इनिशियली जब टेम्परेचर उसका रूम टेम्परेचर के बराबर होता है या उससे भी थोड़ा कम होता है, तो वहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन की वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके फ्री हो जाते हैं फॉर मूवमेंट। जब वो मूवमेंट के लिए, चलने के लिए फ्री हो जाएंगे, तो यहां पर जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टाउ एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एन की वैल्यू यहां पर इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने से वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ करके, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, उसमें कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं आएगा, वहां पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिल्कुल यहां पर नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा यहां पे, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होने वाली है, कांस्टेंट रहेगा लगभग। तो ये आपके पास रिलैक्सेशन टाइम में नो चेंज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो गई। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इनका रिजल्ट निकालेंगे, तो रेजिस्टिविटी तो क्या होगा यहां पर डिक्रीज होगी, क्योंकि एन जो है ना, एन की वैल्यू यहां पर इंक्रीज हुई। डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज। एंड अगर आप कंडक्टिविटी की बात करोगे तो कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। सेम सी बात है जो मैंने यहां पर आपको बताया था वही आपको यहां लिखना है। व्हेन टेम्परेचर राइजेस देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन relaxation time but number density of electron will increase with a significance factor। significant factor से बहुत ज्यादा अच्छे मल्टीप्लिकेशन से इंक्रीज होगी ये वाली वैल्यू। तो उससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये आपको यहां पर ध्यान देना है। मैंने सबसे पहले जो किया था तो ये कई बार क्या होता है, ये जो रो एंड सिग्मा के चक्कर में ये ऑपोजिट बना दिए जाते हैं, ऑपोजिट बन जाते हैं। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है। ये जब ये 2-3 साल में नहीं आती है तो फिर 1 साल जरूर आ जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, किसका, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स का। ठीक है, तो ये आप यहां पर ध्यान रखोगे। और अब ये पूछा कैसे जाएगा, ये रो की टर्म्स में भी, रेजिस्टिविटी की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है और ये सिग्मा की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है।
अब ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, सपोज यू हैव गिवन है एग्जाम्पल ऑफ जर्मेनियम, टेम्परेचर rises in germanium and copper. What will be the effect on its resistivity and conductivity? दोनों में इफेक्ट क्या है ये बताना है आपको। रो एंड सिग्मा में क्या इफेक्ट है ये बताना है जब टेम्परेचर राइज हो रहा है जीई एंड सीयू। सिंपल सी बात है, पहले इनको पहचानना पड़ेगा ये क्या क्या है। जो जीई है जर्मेनियम, ये क्या है, एक टाइप का सेमीकंडक्टर है, और जो सीयू कॉपर है ये एक टाइप का क्या है, कंडक्टर है। अब मैंने यहां पर जीई लिया है ना, तो ये सेमीकंडक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जर्मेनियम हो सकता है, ये सिलिकॉन हो सकता है, ये गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है, ये तीनों में से एग्जांपल आएंगे। इंडियम फास्फाइड हो सकता है, लेकिन जनरली इसमें हो जाता है। फिर हमारे पास कॉपर जो है ना, अब कॉपर की जगह आपको एल्यूमिनियम आ सकता है, सिल्वर आ सकता है, आयरन आ सकता है, या और भी कोई जो आपके पास प्योर मटेरियल है या मेटल है वो आ सकते हैं। तो यहां पे कुछ भी आ जाए, इन सब के लिए जितने भी आपके पास जो मेटल्स है उन सब के लिए एक रिजल्ट आएगा और इनके लिए अलग रिजल्ट आएगा। ये सेमीकंडक्टर होंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर अगर इनकी रो की बात करें तो डिक्रीज होगा सेमीकंडक्टर्स के लिए, सिग्मा की बात करें तो इंक्रीज होगा। कंडक्टर्स में बात करें तो रो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा कोलिजन होने लग जाएगी उनमें इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, और सिग्मा विल डिक्रीज, सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये काम और अच्छे से फिर रैपिडली होने लगेगा, और जैसे ही इतना काम होने लगेगा उसके साथ साथ आप ऑटोमेटिकली काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, क्या देखना है कि जैसे जैसे आपका काम आगे चेंज होगा उसके साथ साथ यही आपके साथ बदलेगा। तो ये हो गया। इसमें अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो आप यहां पर कमेंट करके बताओ कि आपको किस चीज में डाउट रहा है। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उस डाउट को आपको तुरंत उसी टाइम पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जरूर बताना है आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी टाइम हमने यूज किया है। अब है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिमिटेशंस का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कोई भी जो लॉ होता है ना, वो कुछ ही लॉ ऐसे हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, सब जगह लग जाते हैं, और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो सब जगह नहीं लगते। कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे रह जाते हैं जहां पे ये काम नहीं करते, या फिर किसी भी सब्सटेंस के लिए काम करते तो एक लिमिटेड रेंज के अंदर करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर ओम्स लॉ के अंदर कुछ लिमिटेशंस है जहां पर ये काम नहीं करता है। पहली जो कंडीशन है वो तो ये है कि ये मेटेलिक कंडक्टर्स के ऊपर काम करता है। सिर्फ जो आपके मेटल्स जो है आपको पीरियोडिक टेबल पे डायरेक्ट जो मिल जाते हैं, या फिर जो उनके अलॉयज होते हैं, वहां तक ये काम करता है। मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ बिल्कुल अच्छे से काम करता है। तो ये हो गया। और जिन सब्सटेंस के लिए काम करता है उनको बोलते हैं ओमिक सब्सटेंस या ओमिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जिनके लिए ओम्स लॉ काम करता है उनको बोलते हैं ओमिक सब्सटेंसेस, और जिनके लिए ओम्स लॉ काम नहीं करता है, जहां पे ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंस या नॉन ओमिक मटेरियल, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको तो डेफिनेशन वगैरह क्या लिखवाना हुआ इसका है ना, ये तो आप समझ जाओगे ऑलरेडी। जिनको substances which follows the Ohm's law are known as a ohmic substances. Substances which do not follow ohmic law या Ohm's law are known as non-ohmic substances, ठीक है। इतना ही, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन
यहां पर उसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट पूछे भी जा सकते हैं और आपको लिखने मतलब पूछे जाने का मतलब मेरा ये है कि वहां पर आपको दे दिए सब्सटेंसेज और आपको चूज करना है, ठीक है, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हो गए। और ऐसा भी हो सकता है आपको डायरेक्ट उसके एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आपको लिखना होता है। तो वहां पे क्या है, आपको सबसे पहला है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, तो इसका जो ग्राफ होता है ना पीएन जंक्शन डायोड का, वो ऐसे होता है। नेगेटिव में तो ऐसे निकलेगा और जब पॉजिटिव देखोगे तो ये ऐसे ग्राफ हो जाता है। ये फॉरवर्ड बायस है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, यहां पे इसकी जरूरत नहीं है फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं, ये रिवर्स, ठीक है, ये रिवर्स बायस है। ये पीएन जंक्शन डायोड फर्स्ट। सेकंड एक हो जाता है गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर, या जो इसकी एलईडी जो बनती है वहां पे आ जाता है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। ये जो एलईडीज होती है ना वहां पर ये ज्यादातर काम आता है, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड वगैरह वहां पे आता है। तो इनका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा, जैसे आपके सामने ये ग्राफ है, तो यहां पर ये इस तरीके से ग्राफ आ जाता है। तो ये आपका गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ हो गया, और यहां पर भी नीचे आके नहीं रुकता, आगे जाकर ये वापस ऊपर चला जाता है ऐसे। तो ये गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ हो गया। तो यहां पे क्या है, आपको यूनिक वैल्यू नहीं है करंट और वोल्टेज की, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गई, यहां पर ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये करंट है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर इसके लिए भी करंट इतनी है और इस वैल्यू के लिए भी करंट इतनी है। यूनिक होना चाहिए ग्राफ, मतलब एक ग्राफ का एक पॉइंट मिलना चाहिए केवल, लेकिन यहां पर करंट तो सेम है लेकिन दो अलग अलग वोल्टेजेस के लिए है, तो यहां पर ये भी काम नहीं कर रहा। तो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल हो गया फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब का जो फिलामेंट है ना वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन करता बहुत कम लेवल पे करता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही जो ग्राफ इंक्रीज होगा, जैसे ही आपका इस तरीके से इसका ग्राफ चलने लगेगा, ये आपका वोल्टेज है और ये आपकी करंट है। देखो अगर आप यहां से देखोगे तो इसमें जो रेजिस्टेंस जो आ रहा है ना आर, आर इज इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन आई। यहां से अगर आप मेजर करोगे तो आपका आर अलग आएगा, और आप यहां का अगर मेजर करोगे तो आपके पास जो आर है वो अलग आएगा। नॉन लीनियर ग्राफ आ गया यहां पे, ठीक है। तो जो आर है ना ये क्या है, यहां पर वेरिएबल है। इसका आप सीधा सा मतलब ये समझो, जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है और वो बहुत ही पतला होता है, और उसके अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगती है, पास होना स्टार्ट होती है, उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। और जैसे जैसे उनका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा उसके साथ साथ उसके अंदर रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा फिर करंट की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होगी। करंट फिर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम इंक्रीज होती जाएगी, उसमें वेरिएशन कम होता जाएगा। तो इसलिए आपने इस आर को, वेरिएबल को V अपॉन आई से आपने क्या कर दिया, इसको कर दिया फॉर्मूला लिख दिया, और आपको पता है ये वेरिएबल है एक ये। फिर एक कंडीशन आती है एक, कि जब ये ओमिक मेटेलिक सब्सटेंसेस के इनके अंदर भी काम करता है तो एक रेंज में काम करता है, वहां पर भी एक रेंज में काम करेगा जिस रेंज के अंदर ये चल पाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज क्या होगा, ये आपका ये हो गया। अब यहां पर मैं ग्राफ बनाऊं तो जो आपके पास ओम्स लॉ का जो ग्राफ है ना वो तो आता है ऐसे, वो तो ऐसे आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ओम्स लॉ का ग्राफ तो बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, लेकिन जो ग्राफ हम काम में लेते हैं, जैसे अगर हम यहां पर V और यहां पर I अगर लेंगे तो अपने पास जो आने वाला ग्राफ है वो एक टाइम तक तो इसको फॉलो करेगा, फिर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। फिर क्या, करंट अचानक से इंक्रीज हो जाती है, जहां पे जो सब्सटेंस वो ब्रेकडाउन की कंडीशन में आ जाता है,
उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हम अगर वोल्टेज दे देते हैं तो फिर वो वहां पर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अदरवाइज तो करता है नो डाउट, लेकिन वो एक कंडीशन के अंदर करता है। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो फिर वो ब्रेकडाउन होने से वहां पर नहीं करेगा। तो ये भी आपके पास एक अलग से ग्राफ है। तो आपके पास इसकी जरूरत नहीं है, आपको ये और दो ये, इतने में आपका काम हो जाता है फॉर नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। अब हम आगे बात करते हैं, इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसे करना चाहिए। जब आप 12th कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसका पता उस समय चला जब साइंटिस्ट ने जो मरकरी होता है, मरकरी आपको पता लिक्विड स्टेट में होता है, तो मरकरी को उन्होंने बहुत, उसका टेम्परेचर काफी कम किया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया। और जब मरकरी का टेम्परेचर कम करते करते, कम ले जाते उसका टेम्परेचर जब 4.2 केल्विन टेम्परेचर जब पहुंचा, तो वहां पर उन्होंने देखा कि उस मरकरी के अंदर, मरकरी आप समझते हो ये Hg, तो मरकरी का जो टोटल जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो गई, पूरी खत्म हो गई। दैट मरकरी लॉस्ट इट्स रेजिस्टिविटी। और एक तरीके का वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, कंप्लीटली जीरो हो गया, रेजिस्टिविटी जीरो एंड इसका रेजिस्टेंस जीरो। इस स्टेट को ही सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। और जब हम यहां पर इस सुपर कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या होगा, इसमें एक बार अगर आपने पोटेंशियल लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, तो करंट की वैल्यू एक बार में ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपने एक बार लगा दिया, फिर लगातार कंटिन्यूअसली वहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। और इसका कुछ लोग ये बताते हैं इसके लिए कि जो यहां पर लैटिस पॉइंट्स जो होता है, इतना कम टेम्परेचर तक ले जाने के बाद जो लैटिस पॉइंट्स के जो आयंस है, जो न्यूक्लियस जो होते हैं ना, जो फिक्स जगह पड़े रहते हैं, वो जो आयंस है वो एकदम फिक्स हो जाते हैं, वहां पे वाइब्रेशन नेग्लिजिबल हो जाता है या खत्म हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको यहां पर अब रोकने वाला कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से स्ट्रेट डायरेक्शन में बिना कोलिजन के साथ मूवमेंट करते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग। जरूरी नहीं कि ऐसा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखते तो है नहीं न, ये दिखते आयंस वगैरह, लेकिन ऐसा मानते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर आती है तो उसका कोई तो लॉजिक होगा। और उसका जो लॉजिक है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना कोलिजन खो देते हैं, कोलिजन नहीं करते, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में बिल्कुल एकदम मूवमेंट करते हैं, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बहुत देर तक वहां पर कंटिन्यूअस फ्लो होती रहती है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। तो यहां पर रेजिस्टेंस नहीं होता। तो सुपर कंडक्टिविटी का एक सुपर कंडक्टर फिर दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो ऐसी कंडीशन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है विद मैग्नेटिक फील्ड। तो जो विद मैग्नेटिक फील्ड है, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने आपको यह बता दिया कंडीशन। अब विद मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वहां पर ऐसा होता है कि इतना लो टेम्परेचर ले जाना भी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता हर जगह। तो इतना लो टेम्परेचर ले जाने के लिए क्या यूज किया जाता है, यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इतना टेम्परेचर लो ले जाने के लिए, कम करने के लिए वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। और जैसे ही मान लो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहां पर, ठीक है, और यहां पर आपने कोई सब्सटेंस, एक नॉर्मल सब्सटेंस या जो कंडक्टर मेटल जो रखा है वो इस तरीके से आपने रख दिया, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस कंडक्टर के अंदर से, ठीक है, और ये नॉर्मल कंडीशन में है।
जनरल कंडीशंस में रूम टेम्परेचर पे है। लेकिन जैसे ही आपने इसको बहुत ज्यादा कूल किया, बहुत ज्यादा ठंडा किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसके पास, जैसे ही आपने ये सब्सटेंस यहां पर रखा इस तरीके से, और आपने जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया, उस कंडीशन में ये जो सब्सटेंस है अब इस तरीके से नहीं रहेगा। ये सब्सटेंस अब, ये आपके पास मटेरियल हो गया, और अब ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास होगी, इसके आउटर में रिपेल करने लग जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो सब्सटेंस है ना, ये अब मैग्नेटिक फील्ड को दूर भेजने लग गया, जो कि यहां पर इसको अट्रैक्ट कर रहा था, यहां पे दूर भेजने लग गया। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये डायामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया ये। तो इस तरीके से सुपर कंडक्टिविटी हासिल की जाती है। तो सुपर कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स if we decrease their temperature below a certain level, then they lost their complete resistivity। उन सब्सटेंसेस को उस कंडीशन में सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है, और जिस टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट होते हैं उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कह सकते हैं, या उसको ट्रांजिशनल टेम्परेचर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना क्या क्या चीज है, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी और क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर भी कह सकते हो और ट्रांजिशनल टेम्परेचर भी कह सकते हो। ये सब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। एग्जाम में ज्यादा कुछ तो नहीं आता इससे, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कहीं अटक के आ जाता है, तो उसको अटके हुए को निकालने के लिए आपको टॉपिक सारे आने चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, या रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये देखो। हमने पहले भी जब हमने कैपेसिटर वाला चैप्टर किया था, तो वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी हमने किया है। और अभी आपको पता है कि जो रेजिस्टर है कॉम्बिनेशन, ये कुछ जगह सिलेबस में है, कुछ जगह सिलेबस में नहीं है, तो आप उसके हिसाब से देख लेना। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो आपके सिलेबस में नहीं है वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि दे एज्यूम्ड कि यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास एंड, हाँ 10th क्लास में था तो 10th क्लास में आपने इसको स्टडी कर लिया है, तो इसलिए यहां पर क्या किया उन्होंने, हटा दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर इसको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं हम, 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, आप इसको देख लेना आराम से अच्छे से। ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर पता होने चाहिए। जैसे कि हमने कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन किया था, ठीक उसी तरीके से हम यहां पर इनका भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और क्यों करना पड़ता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरर है, रेजिस्टर्स भी कुछ फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यूज के रेजिस्टर्स ही बनाती है। ऐसा नहीं होता कि हर एक वैल्यू का रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाता रहेगा कि 1 ओम से लेकर 1000 ओम तक चाहिए। तो वैल्यूज कितनी हो गई, वैल्यूज हो गई नियरली 1000। क्या 1000 में से हर एक ओम का या हर एक वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होती है उसकी। तो फिर वहां पर क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक की अगर हम बात करें, तो 1 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 2 ओम, फिर 10 ओम, फिर 15 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 33 ओम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 33 ओम खूब बनाते हैं, 33 किलो ओम बना लेते हैं, 33 ओम बना लेते हैं, 330 ओम बना लेते हैं। जो 33 का
जो 11 के मल्टीपल हो गया ना, 3 वाला जो मल्टीपल हो गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको पता नहीं क्या लगा हुआ उनको, ये वाला वैल्यू तो बनाते ही है। 100 ओम, 200 ओम। अब कोई बोला मुझे 110 ओम का रेजिस्टर चाहिए, तो वहां पर 110 ओम का रेजिस्टर डायरेक्ट नहीं मिलता। लेकिन आपको अगर 110 चाहिए तो आपका काम तो वही करेगा। आप ऐसा थोड़ी ही है कि आप 110 की जगह या तो 100 काम में ले लो या फिर आप 120 काम में ले लो, ऐसा नहीं होता। आपको जितना चाहिए आप उतना ही काम में लेते हो। तो हमें अपनी डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टर्स अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको कंबाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 ओम के तो खूब सारे रेजिस्टर्स है, 4 के खूब सारे रेजिस्टर्स है, लेकिन आपको सर्किट में चाहिए 16 ओम। तो इन 4 ओम को ऐसे कनेक्ट करो कि उनका आंसर, उनकी नेट वैल्यू 16 आ जाए। या फिर आपको चाहिए 10 ओम, तो इन्हीं 4 ओम को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि आपकी वैल्यू 10 आ जाए। अगर आपके पास डायरेक्ट अगर 10 ओम का रेजिस्टर है तो आप डायरेक्ट 10 यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इन 4 को ही 10 में कन्वर्ट करना होगा, अलग अलग तरीके से कंबाइन करके। अगर आपको 2 ओम चाहिए तो आपको इन 4 वाले को 2 में कन्वर्ट करना होगा। 6 चाहिए, 6 में कन्वर्ट करना होगा। कहने का मतलब आप अब इस चीज को समझ चुके हैं कि किसी भी रेजिस्टर को कन्वर्ट करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से कंबाइन करना पड़ता है। आप इनको एक साथ दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, और आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों तरीके से एक साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इनको अलग अलग सेपरेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको डिफरेंट फिक्स वैल्यूज आपको देगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम इनके दोनों जो अलग अलग इसके पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो पहले अपन सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपको ये देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन होता क्या है। सीरीज कनेक्शन अगर हम एक जनरल वे में देखें, इजी वे में देखें, तो आप ये मान के चलो कि जब हम रेजिस्टर्स को एक के बाद एक कनेक्ट करते जाएंगे, एंड टू एंड कनेक्ट करते जाएंगे, तो उस समय वो उस टाइम पर उस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। और अगर हम इसको थोड़ा 12th क्लास के लेवल पर लेकर चलें, थोड़ा सा हम इसका स्टैंडर्ड बढ़ा दें, तो हम फिर इसको कैसे बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे the combination of resistors or the connection of resistors in which the same amount of current will flow in all the resistors without any distribution, it is known as a series connection. ओके, तो वहां पर वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एंड पोटेंशियल यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा यहां पर। तो ये देखो, आपके पास यहां पर हम एक बैटरी कंसिडर कर लेते हैं। ये अपने पास एक बैटरी है, और इस बैटरी से दोनों तरफ हमने यहां पर 2 पॉइंट्स ले लिए। अब हमें यहां पर रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं। जब हम इनके रेजिस्टर्स यहां पर कनेक्ट करेंगे, तो आप देखो, एक रेजिस्टेंस हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया, फिर एक रेजिस्टेंस मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया, फिर एक रेजिस्टेंस मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं हम। फिर एक रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये जो वोल्टेज V है बैटरी का, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वोल्टेज V यहां पर अपने पास 3 जो डिफरेंट रेजिस्टर्स है, यहां पर इन रेजिस्टेंसेस पर ड्रॉप होगा। यहां पर V1, यहां पे V2 और यहां पे V3। लेकिन जो यहां से करंट फ्लो होगी बैटरी से, जितनी भी करंट होगी, वो तीनों रेजिस्टेंसेस की जो इफेक्टिव वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशंस में, उनके अकॉर्डिंग फ्लो होगी। और ये करंट हमेशा थ्रू आउट द सर्किट, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, थ्रू आउट द सर्किट क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब तक कि इसको दूसरी कोई ब्रांच नहीं मिलेगी बीच में, तब तक ये बिल्कुल सेम रहेगी करंट। अगर मैं यहां पर कुछ चेंज कर दूं, यहां पे कुछ चेंज कर दूं, उसके बाद करंट यहां पर डिवाइड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, या फिर करंट चेंज होगी। यहां पे करंट सेम है सारे रेजिस्टर्स में, तो यहां पर फर्स्ट वाले के अक्रॉस रेजिस्टर्स V1 वोल्टेज V1 आ गया, सेकंड वाले के अक्रॉस V2,
एंड थर्ड वाले के अक्रॉस V3। तो टोटल जो यहां पर वोल्टेज है वो कितना हो गया, क्योंकि यहां देखो जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसी को ऐड करते हैं, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसी को ऐड किया जाता है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को ऐड करेंगे। जब हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी करंट, अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग करंट जाएगी, तो वहां पर हम ऐड करेंगे करंट को। तो टोटल पोटेंशियल होगा आपके पास V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का एडिशन होगा। लेकिन आपको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम ने क्या कहा था, ओम ये कह रहे हैं कि V इज इक्वल्स टू IR। तो यहां पर V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, लेकिन I1 तो I है, I1 I2 I3 तो है ही नहीं, केवल I है। तो यहां पर ओनली I R1, ये आपके पास V1 है। देन V2 इज इक्वल्स टू I R2, V3 इज इक्वल्स टू I R3। ये पूरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। 1 और 2 से आप देख लो, 1 2 से वैल्यू 1 में रख दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आप देख सकते हो कि आपके पास V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहां से आप देख सकते हो I कॉमन आ जाएगा और R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गए, I कॉमन आ गया। अब आप यहां से V अपॉन I कर देंगे और इधर बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये V क्या है, यहां से लेकर यहां तक जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है टोटल पोटेंशियल है V। और करंट कितनी, I करंट फ्लो हो रही है। तो जितना आपने पोटेंशियल अप्लाई किया उसके रेशियो में जितनी करंट फ्लो हुई, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, टोटल इसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। कि यहाँ पे टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन के बाद उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है RS, एंड योर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके पास यहां पर इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। यहां पर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया इसके अंदर। तो अब यहां पर आपने R1 R2 R3 के अंदर 3 अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल लिए, यहां पर आपके पास करंट भी आ गई। इसके अंदर टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, अगर इस सर्किट में हम करंट की बात करें तो कितनी फ्लो होगी, करंट इन द सर्किट कितनी होगी। आपको पता है कि करंट इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर्स, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे RS, वही तो होगी। टोटल जितना वोल्टेज होगा डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो करंट के बराबर हो जाएगा। और ये वोल्टेज तो V है, रेजिस्टर्स है R1 प्लस R2 प्लस R3, खत्म। I की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप I के इक्वल लिख सकते हो V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपने करंट तो निकाल लिया, लेकिन जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो बताओ। V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू। तो आप कहोगे सर V1 की वैल्यू तो डायरेक्ट है, यहां पर वैल्यू तो रखनी है केवल, बस ठीक तरीके से आपने को न्यूमेरिकल करना पड़ेगा अगर कभी करेंगे तो V1 इज इक्वल्स टू I R1, V2 इज इक्वल्स टू I R2। तो आपके पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो क्या होगा V1 इज इक्वल्स टू I R1, I की वैल्यू रखो V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। तो यहां से आपने एक चीज नोट की होगी, क्या, वो ये है कि भाई आपने यहां पर V है और यहां पर देखो V1 है वो,
तो V1 के लिए V, R1, R2, R3 ये तो तीनों सेम है, इनका तो रिलेशन है नहीं कोई खास, लेकिन ये R1 आ गया, इसका मतलब V1, इसका मतलब आप ये कह सकते हो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। जितना ज्यादा R होगा, यहां पर 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स है, जिस रेजिस्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहां पर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा ड्रॉप होगा, वो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूम करेगा, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अब हम यहां पर अगर V2 लिखना चाहें या V3 लिखें तो क्या जाएगा, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R2, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3, जिसके साथ जो भी है, जिसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, उसके साथ उसी का R, उसी की रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट आप यहां पर रख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें आपने V1, V2, V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सोचो अगर यहां पर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते तो क्या करते, यहां पर अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते तो यहां पर ये फॉर्मूला कैसे चेंज होता वो देखते हैं हम, ठीक है। फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए क्या होगा, आप लिखोगे RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 अप टू Rn, ये तो या n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए आ जाएगा, और फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल सेम, अगर सारे सेम हो गए, आइडेंटिकल होंगे, तो आप लिखोगे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 डैश 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 अप टू Rn इक्वल्स टू R, सारे रेजिस्टर सेम हो गए, तो आप लिखोगे RS इज इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R प्लस डैश 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 अप टू R, n टर्म्स होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप अब लिख दोगे यहां पर, चाहे R को n टाइम्स आप यहां पर ऐड करो या फिर चाहे आप R को n से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो इस तरीके से आपने यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन को पूरा कर लिया, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या डाउट रहा है, फिर मैं हो सकता है उस चीज को उतना ज्यादा वहां पे इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं आपके लिए, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आएगा। और अगर कभी बीच में जब भी टाइम मिलेगा आप पूछोगे तो मैं इसका डाउट भी आपके सॉल्व कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप यहां पर देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से, और देखने के बाद आप इसको बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से इसको लर्न करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप आपके सामने ये हो जाएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हमें करना अभी, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, कैसे होता है। जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन का कनेक्शन पढ़ा था, वैसे अपने पास अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन का कनेक्शन देखेंगे कि जब आप मल्टीपल रेजिस्टर्स दो फिक्स नोड के बीच में, फिक्स पॉइंट्स के बीच में आप पैरेलल ब्रांचेस की तरह आप कनेक्ट कर देते हो, तो उनको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बोल सकते हो। यहां पर जो बैटरी का पोटेंशियल वो एक साथ दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों मतलब जितने भी रेजिस्टर होंगे सब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, और करंट है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग रेजिस्टर्स के अलोंग। तो देखो यहां पर हमारे पास कैसे ये जो वैल्यू है ये निकल के आती है, इसको देखना है। ये दो पॉइंट्स ले लिया आपने, और यहां पर आपने इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ये बैटरी कनेक्ट कर दी, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, इसको जो पोटेंशियल है यहां पर V,
पोटेंशियल डिफरेंस है ये इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आके पूरा कंप्लीट ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि ये आपने यहां पर अगर एक रेजिस्टर अगर कनेक्ट किया है तो यहां पर सिर्फ ये वोल्टेज एक के अक्रॉस आ गया, और करंट जो यहां से फ्लो होगी वो केवल अब इस अकेले से फ्लो होगी, नो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन तो अगर आप यहां पर एक और अगर ब्रांच आप कनेक्ट कर दोगे तो ये जो टोटल जो रेजिस्टर है दो हो गए, और जब करंट है वो भी यहां से यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अब, लेकिन वोल्टेज जो वही वोल्टेज रहेगा दोनों के अक्रॉस। आपने अगर यहां पर एक और करंट एक और ब्रांच लगा दी, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इन दोनों के बीच में ये सब कुछ, तो करंट अब यहां पर 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन वोल्टेज अभी भी सब के साथ एक साथ बिहेव कर रहा है, सबको बराबर कर रहा है, ठीक है। ये इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ही है। तो आपने यहां पर R1 R2 R3 3 रेजिस्टर्स ले लिए, करंट I1 I2 एंड I3 3 डिफरेंट आपने यहां पर करंट्स ले ली। अब इनको आपको सोल्व करना है डायरेक्ट, क्योंकि यहां से जो मेन जो करंट थी आई यही इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो यहां से आप अब इनका सॉल्यूशन करो कि टोटल जो आपका करंट कितनी हो रही है। तो टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। और अब यहां पर आपको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम ने क्या कहा था, ओम्स लॉ ये कह रहा है V इज इक्वल्स टू IR। तो आप कह सकते हो कि V इक्वल्स टू जब IR है तो यहां से I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन R हो गया। तो I1 चाहिए हमें, तो V1 अपॉन R1, तो V1 V2 V3 तो है नहीं है, तो केवल V है, तो V अपॉन R1। I2 की बात करेंगे तो V अपॉन R2, I3 की बात करेंगे तो V अपॉन R3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रह गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 रह गया। इन दोनों का आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये आपके पास वैल्यू आ गई और ऊपर से V कॉमन ले लिया आपने, तो आपने I इज इक्वल्स टू V कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। और नेक्स्ट स्टेप में इस V को नीचे ले जाओगे आप यहां पे, तो ये आ जाएगा I अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपके सामने वैल्यू आ गई। और आपको पता है कि ये जो V अपॉन I होता है ये क्या होता है R, तो आपको पता I अपॉन V क्या हो जाएगा 1 अपॉन R। ये इसकी टोटल करंट हो गई, ये इसका टोटल वोल्टेज हो गया इस पूरे के क्रॉस। तो आपके सामने आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपको यहां पर इस तरीके से ध्यान में रखना है। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज इनवर्स ऑफ टोटल ओवरऑल रेजिस्टर्स, इनवर्स ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, और ये आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का इनवर्स का टोटल है ये, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब यहां पर भी हम पहले वाली बात करें जो कि हमने V1 V2 V3 कैलकुलेट किया था सीरीज वाले कनेक्शन में, तो यहां पर I1 I2 I3 अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए कुछ खास नहीं करना, उसके लिए तो डायरेक्ट हमें यही रखना है कि V तो सबके अक्रॉस सेम ही है, तो V अपॉन R1 I1 आ जाएगा, V अपॉन R2 I2 आ जाएगा, V अपॉन R3 I3 आ जाएगा, सेम है सब कुछ। यहाँ पे आपको कुछ भी
सोचने की जरूरत नहीं है। अब अपने को यहां पर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए देखना है कि n नंबर होने पर क्या होता है। तो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 अपॉन 1/rn। और यहां पर आपको पता है कि 1/r जिसे पैरेलल है ना, तो इसको आप पैरेलल लिख सकते हो। और अगर ये सारे आइडेंटिकल होंगे, अगर ये सारे आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, इक्वल वैल्यू होगी, तो फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, तो क्या हो जाएगा, आर सारे सेम हो जाएंगे। देखो लिखने का जो वे है ना वो फॉर्मल होता है थोड़ा सा, तो आपको कभी कभी लग सकता है कि जब R1 है, R2 है, R3 है, Rn है, ये सारे R के बराबर है, तो आपको ये बार बार इतना लिखने की क्या जरूरत है, नहीं, इनकी जरूरत होती है। मैं तो इसलिए लिखता हूं, मेरे को खुद को क्या होते रहते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं। आपको क्यों लिखना है, आपके भी दिमाग में लगातार चलाना है, ये तो चलाने के लिए करना है, ठीक है। 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1, r1 की जगह r प्लस 1/r प्लस 1/r डैश 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 प्लस 1/r n टर्म्स है ये। तो n टर्म्स अगर है तो आपकी इसके r को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम्स है ये n, फिर से n टर्म्स है, तो ये n/r आ जाएगा यहां पे, n/r 1/rp। तो इसको भी आप यहां से देख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं कर, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, क्योंकि अभी तो रेसिप्रोकल में है। r इज इक्वल्स टू आ जाएगा r/n। अब इसको आप पैक कर सकते हो कि अगर आपने 4 एंड 4 ओम रेजिस्टर्स दो लगाए पैरेलल में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4/2, 2 ओम आ जाएगा टोटल। तो दो 4 के हैं तो आपको 2 बना सकते हो, दो 4 के हैं आप 8 भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये आपके सामने पैरेलल कनेक्शन का हो गया। पैरेलल कनेक्शन में एक चीज और है, एक वो चीज ये है कि ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर्स। तो 2 रेजिस्टर्स कैसे होगा, 2 रेजिस्टर्स के लिए देखो 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो R1 एंड R2 आप नीचे एलसीएम आ गया, इधर R2 प्लस R1, तो R1 प्लस 2 लिखो, जब 2 प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। तो यहां से आपके सामने आएगा RP इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा आपके सामने ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि जब 2 है ना तो इसके लिए 2 के लिए आपको कंप्लीट डिटेल फॉर्मूला नहीं लगाना होता कि 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल्स टू 1/rp, नो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, इसको लिखो और आप वैल्यू आंसर निकाल लो इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर और उनकी यूनिट्स, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमें कोई भी एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी का कोई ना कोई एक सोर्स होता है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन होता है, वो होता है ये बैटरी। इस बैटरी को
हम जब किसी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, इस रेजिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट किया, तो इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस डायरेक्शन से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन से होते हुए यहां पे फ्लो करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, फ्लो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का होता है रियली में, लेकिन हम जनरली बात करते हैं कि जो करंट जो होती है वो एक पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण हम मानते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है वहां पर हम करंट को मान लेते हैं, और हम अब इस चीज को भी करंट से ही हम अंडरस्टैंड करेंगे, करंट से इसको समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब आप कह सकते हो जो क्यू चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो भी बैटरी के इस टर्मिनल से लगातार चलते हुए यहां तक पहुंचेगा। जब चार्ज चल रहा है तो चार्ज ऐसे तो चल नहीं सकता, क्योंकि वहां पे रेजिस्टर के अंदर इसको कोलिजन्स मिलेगी, या पूरे जो रास्ता है, कंडक्टर्स के अंदर भी कोलिजन तो होती है लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए हम उनको कनेक्टिंग वायर समझ लेते हैं। तो यहां से इस रेजिस्टर के थ्रू जब ये करंट निकलेगा, करंट निकलेगा मतलब चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे, चार्ज पार्टिकल निकलेंगे मतलब वहां पे कुछ ना कुछ कोलिजन्स होती रहेगी, और जितनी वो कोलिजन्स होगी उन्हीं कोलिजन्स के कारण यहां पर इनको चलने में कुछ ब्लॉकेज और ऑब्स्टेकल्स महसूस होंगे। लेकिन सिंस यहां पर बैटरी कनेक्टेड है तो करंट तो फ्लो होना जरूरी है, चार्ज को फ्लो होना जरूरी है, तो बैटरी इनको धक्का मारेगी। बैटरी विल अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। लेकिन वोल्टेज वाला मामला क्या, थोड़ा सा जल्दी से समझ में नहीं आता लोगों के, इसलिए मैं बार बार इसको फोर्स के लिए यूज करता हूं कि बैटरी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अरे बैटरी फोर्स किस टर्म्स में लगाएगी, वोल्टेज की टर्म्स में लगाएगी, फिर भी हम इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जितना बैटरी फोर्स लगाएगी, फोर्स लगेगा चार्जेस के ऊपर, फिर चार्ज मूवमेंट करेंगे मतलब डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वर्क हो जाएगा। तो बैटरी एक्चुअल में क्या कर रही है, चार्ज को मूव करवाने के लिए, चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए वर्क कर रही है। वही वर्क ये रेजिस्टर के ऊपर कर रही है, रेजिस्टर पर कर रही है, तो रेजिस्टेंस उस वर्क को, एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा और हीट की फॉर्म में हमें दे देगा, हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देगा ये एनर्जी। सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे यहां पर बैटरी का या इस पूरे सर्किट का अल्टीमेट सोर्स कौन है, एनर्जी का बैटरी है। अल्टीमेट इसका कंज्यूमर कौन है, हम है। फिर रेजिस्टर क्या है, ये एक डायरेक्ट मीडिएटर है। रेजिस्टर हमेशा मीडिएटर होता है, खुद क्या करेगा ये गर्म होके, लेकिन हमें गर्म होके, हीट होके हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। हम फिर पानी गर्म कर सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं। बल्ब क्या हीट से चलता है क्या, नहीं, बल्ब तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन आपको पता होता है अगर हम इस रेजिस्टर की जगह बल्ब लगा देते हैं तो यही एनर्जी हीट में ही कन्वर्ट होती है, और उस हीट के कारण ही वो बल्ब ग्लो करता है। तो आप यहां पर देखो, वहां पे 95 से लेकर 97% ऑफ एनर्जी होती है ना बल्ब की, वो हीट में कन्वर्ट होती है। ओनली 3 से 5% एनर्जी है जो लाइट में कन्वर्ट होती है बल्ब के अंदर, ये ध्यान रखना इस बात का। फिर अगर हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दें, फैन लगा दें, बिल्कुल सही बात है, तो आपको ये वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देगी, मतलब बैटरी ने एनर्जी दिया मोटर को। अब इस रेजिस्टर की जगह मोटर लगी हुई है, मोटर में ये एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल में कन्वर्ट होने से आपके कपड़े धुल गए। कंज्यूमर कौन हुआ, आप हुए। ये क्या, ये तो मीडिएटर है इसलिए। तो अब हमें क्या करना है, यहां से ये जो Q है, ये Q चार्ज जब फ्लो करेगा इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वही वर्क डन इसकी एनर्जी होगा। जितनी एनर्जी यहां से बैटरी से मिलेगी उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये, उतनी एनर्जी हमें देगा ये। ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली आता है हाउ मच एनर्जी ए रेजिस्टेंस विल कंज्यूम, तो कंज्यूम या डिसिपेट, तो ये काम आएगा। ठीक है, तो आपको पता है वर्क डन W इज इक्वल्स टू F इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, जितनी लेंथ तो उसी के अकॉर्डिंग है, एल हो गया। फोर्स कितना है Q चार्ज पे,
Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी तो Q इंटू ई हो गया इंटू एल। अब आपको पता है E इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन एल, तो आपको पता है V इज इक्वल्स टू ई इंटू एल, तो इसकी जगह तो आ गया आपके सामने Q इंटू वी। एक काम करो, T से मल्टीप्लाई कर दो, T से डिवाइड कर दो। तो T से डिवाइड कर भी कहां करोगे, कहां करोगे भाई डिवाइड, T से जो आपको डिवाइड करना कहां करोगे, यहां पे डिवाइड करोगे। Q अपॉन टी क्या हो गया, ये करंट हो गया, वी आई वी इंटू टी। ये W है, जो W है वो वर्क है, और यही वर्क किसकी फॉर्म में मिलेगा हमें, एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा। तो आपने लिख दिया एनर्जी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया। आप यहां पे लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू तो आई आर होता है, V इज इक्वल्स तो आई आर होता है। तो मैंने कहा हाँ होता है भाई, क्या दिक्कत है, तो लिख दो यहां पे फिर। तो E इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई, लास्ट वाला T है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू ई। तो ये भी मान लिया भाई मैंने आपकी बात, ये भी मान लिया, हो गया। फिर आप ये भी कहोगे कि सर एक चीज और होती है क्या, जब V इक्वल्स टू आई होता है तो I इक्वल्स टू भी तो V अपॉन आर होता है, तो यहां पे रख दो, तो ये आपके सामने आ गया, यहां पे रख दो, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहां पे एक पावर से R कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सब एनर्जी की फॉर्म है, और सब किस कौन सी फॉर्म में निकलेगी एनर्जी, ये आपके सामने इसके हीट की फॉर्म में निकलेगी। यहां पर लोग आपको हीट भी लगा देते हैं, हीट भी लगा देते हैं, लेकिन जनरली हीट आपको इसके सामने मिलेगी, जितनी करंट फ्लो होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पे हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, जूल ही होती है यूनिट, तो और क्या है, कोई भी यूनिट हो उसकी यूनिट हमेशा जूल ही होगी एनर्जी की, ध्यान रखना इस बात का। अब उसको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं हम, कन्वर्ट किसी में भी कर सकते हैं, वो अलग चीज है। फिर हमारे पास यहां पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आ गई आपके सामने। अब आप बात करो इलेक्ट्रिकल पावर की। पावर क्या होता है, पावर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट टाइम। तो आप लिख सकते हो यहां पर एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आपके पास P इज इक्वल्स टू आ गया E अपॉन टी। अब जहां जहां E है ना, E का एक फॉर्मूला है V आई टी अपॉन टी, तो आपके पास क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई आ गया। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। देन P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो इसमें भी अपॉन टी, तो एक फॉर्मूला ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपके पास इसकी पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, वही यूनिट होती है जो आपने सुना है, वाट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास जो एनर्जी है वो वाट हो गई, ठीक है। अब वाट जो है ना, ये एक छोटी यूनिट होती है, हमें इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है बड़ी यूनिट्स के अंदर। तो इसकी बड़ी यूनिट्स होती है किलोवाट, वाट को शॉर्ट में W लिखते हो, तो किलोवाट को KW हो गया, आप लिख दोगे 10⁻³ वाट। फिर इसका एक होता है मेगावाट, 10⁻6 वाट। फिर इसका एक, अब आजकल एक और आ गया गीगावाट, 10⁻9 वाट। अब किलोवाट मेगावाट ये अलग अलग क्यों,
वाट तो होता है आपका बल्ब, ट्यूबलाइट, आपकी जो CFL, LED लाइट, ये मेरा बोर्ड, आपका कंप्यूटर, आपका फैन, लैपटॉप, ये वाट्स के अंदर बिजली कंज्यूम करते हैं, लाइट कंज्यूम करते हैं। जैसे CFL आपकी 3 वाट से लेकर 20-30 वाट तक आती है। आपका जो कंप्यूटर होता है नियरली 250 वाट तक का होता था पहले, तो अभी तो कम हो गया होगा क्योंकि ये फ्लैट आने लग गए। तो नियरली 150 वाट या के आसपास आपका कंप्यूटर होता है। ये जो पैनल है नियरली मान लो 350 वाट के आसपास पैनल आ गया। लैपटॉप होता है 30 से 40 वाट आपका लैपटॉप कंज्यूम करता है। तो ये अलग अलग चीजें। फैन होता है नियरली 80 वाट्स के आसपास आपका फैन कंज्यूम करता है। 250 से 300 वाट के बीच में आपका एक जो कूलर होता है वो करता है। हीटर आपका नियरली, हीटर मतलब जो रूम हीटर होता है वो नियरली 750 से 1000 वाट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। आपकी आयरन नियरली 1000 वाट यूज करती है। जो एसी है 2500 वाट्स कंज्यूम करती है 1 घंटे के अंदर। तो ये सब इसकी एनर्जी की अलग अलग रेटिंग्स होती है, ठीक है। जितना ज्यादा वाट कंज्यूम करेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ही ज्यादा आएगा। तो फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस में आता है? इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो किस में आता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो नेता है, जो लीडर्स है अपने पॉलिटिकल पार्टीज के, वो फ्री बिजली करते रहते हैं। ये फ्री मिल जाएगा, वो फ्री मिल जाएगा। एक्चुअल में फ्री में कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। फ्री में केवल ज्ञान मिलता है, और वो किसी का, वो भी जो काम नहीं आता है वो वाला ज्ञान फ्री में मिलता है, और कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ठीक है। आपको वो चूस लेंगे पूरा कोई एक चीज फ्री देने के लिए। तो वो जो, लेकिन वो किसके, वो यूनिट भी गलत बोलते, वो बोलते हैं कि आपकी 50 यूनिट तक बिजली फ्री। वो जो यूनिट जिस चीज को बोल रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है? यूनिट जिस चीज को बोला जाता है वो एक्चुअल में क्या है, ये आपको ध्यान देना है। यूनिट, ठीक है। यूनिट तो जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो है ही, लेकिन यहां पर उनका जो मतलब है यूनिट से, जो हमारे घरों में जो लाइट की जो यूनिट्स होती है वो अलग चीज है। वो होती है, उसका स्टैंडर्ड नाम होता है किलो वाट आवर, ये नाम होता है उसका। इसको आप शॉर्ट में बोलते हो KWH। अब कमेंट करके ये बताएंगे कि जो KWH है ये एनर्जी की यूनिट है या फिर ये पावर की यूनिट है। पहले आप कमेंट करके बताओ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। पॉज करके लिखना है कमेंट में। ये जो यूनिट होती है ना, ये एक्चुअल में किलोवाट आवर, तो किलोवाट तक तो ये पावर थी, लेकिन जैसे आवर टाइम जुड़ गया, टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एनर्जी हो गई। तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एनर्जी की यूनिट है। इसकी एक यूनिट में वैल्यू कितनी होती है? इसकी एक यूनिट में टोटल जूल्स कितने होते हैं? तो जूल काउंट करने के लिए आपको देखो पहले क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। KW इंटू एच, तो इन सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो। KW का तो मतलब हो गया 10⁻³ वाट, और H का मतलब हो गया 3600 सेकेंड, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको आप बोलते हो 1 यूनिट। जो आप यहां पर KWH है ना, 1 KWH में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और KWH एक यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया, मेरे को आज करवाने वाला था मैं, कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, खुद लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं। और मेरे, आई होप कर ही दिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।